नमस्कार विकास जी। नमस्ते। नमस्ते पायल जी। आप बताइए यूपी में क्या हो रहा है यूपी में। यूपी तो मेरे हिसाब से काफी कुछ क्लियर है। देखिए यूपी में समाजवादी पार्टी को अगर जीतना था तो जो पहले के 3 फेजेस थे ना, उसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरीली गुड परफॉर्मेंस उनको चाहिए था, क्योंकि बाद के फेजेस में तो वैसे भी उनके लिए कुछ नहीं था। तो वैसा कुछ कहीं पर भी दिखा नहीं है। बहुत बेस्ट टू बेस्ट सिनारियो में जो उनकी तरफ के पत्रकार माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी उनको जो है बराबर पे ही लाकर छोड़ देते हैं बस। तो आप इससे समझ सकते हैं। जबकि अगर सपा को वास्तव में सरकार बनानी थी इस चुनाव के अंदर, तो उसको वेस्ट यूपी पूरा स्वीप करना था। जो पहले के 3 फेजेस गए हैं उसमें उनको आधे पे नहीं, 2/3 भी नहीं, उनको 80% सीट स्कोर करनी थी, तब वो जाकर कहीं पर। तो वो वैसी कोई स्थिति तो बनी नहीं है। तो वो तो चुनाव देखिए अब ओपन है, और ये आगे की जितनी भी फेसेस है एक्सेप्टिंग फॉर 1 और 2 डिस्ट्रिक्ट, वो टोटली बीजेपी के फेवर में जाएगा। और ये आरएलडी के साथ इनका जैसे कांग्रेस के साथ इन्होंने गठबंधन किया था, वो भी उधर भी इनके हाथ जले। तो वो कांग्रेस के साथ, अब ये कांग्रेस को फटकने नहीं दे रहे अपने पास, तो आपको लगता है आरएलडी के साथ भी इनके हाथ जलेंगे? मुझे लगता है पायल जी, किसी मायने में इनका जो अलायंस कांग्रेस से था ना, वो शायद बेटर अलायंस था आरएलडी से। क्योंकि देखिए कांग्रेस का जो भी एक वोट है, एक छोटा मोटा 5% 4% वोट शेयर है, वो एटलीस्ट अक्रॉस द स्टेट है ना। आरएलडी का जितना भी वोट शेयर इनको जो मिलने वाला है, वो सिर्फ फर्स्ट फेज का था। उसमें सेकंड फेज की हाँ, कुछ एरियाज में पॉइंट। उसके पास था ना, उसके बाद तो आरएलडी गायब है। तो एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस अलायंस वाज एक्चुअली अ बेटर ऑल्टरनेट फॉर देम। एसपी गेन कहां पे थोड़ा सा फायदा जो उसको मिल रहा है, हम लोग अक्सर करके हिंदू यूनिटी टाइप की बात करते हैं ना, अपोजिशन इंडेक्स यूनिटी की भी बात करते हैं। वोटर वोटर का जो होता है अपना, उसका भी एक अपोजिशन इंडेक्स होता है। कई देखिए पार्टियों के एक सकारात्मक वोट बैंक होते हैं कि मुझे भाजपा हूं तो मुझे सिर्फ भाजपा को वोट देना है, सपाई हूं तो सिर्फ मुझे सपा का वोट देना। आप ये भी समझिए कि पार्टी विरोध का भी एक वोट बैंक होता है, और ये ऐसा वोट बैंक तब जनरेट होता है जब एक कोई मेजर पार्टी आके एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी या मेन स्ट्रीम पार्टी बन जाती है। किसी जमाने में हम लोग ऐसा कांग्रेस के अपोजिशन का वोट बैंक देते थे। वो आदमी कहता था कि जी कांग्रेस को हटाने के लिए मुझे किसको वोट देना पड़ जाए उसको मैं वोट दे दूंगा। वो स्थिति है सपा के लिए फेवरेबल, क्योंकि बीजेपी के अपोजिशन का एक वोट बैंक एक्चुअली जनरेट हुआ है। तो उसका सपा को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। ये अलायंस वलायंस का तो जो था वो आरएलडी के उसमें फर्स्ट फेज में उसको मिल गया जो मिलना था। और और जहां से ये अखिलेश जी खुद खड़े हुए हैं, करहल क्या बोलते हैं उसको, हाँ, नहीं तो करहल, देखिए करहल हारना अखिलेश इम्पॉसिबल। के लिए इम्पॉसिबल सी चीज है। परंतु वहां इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि एसपी सिंह बघेल मेरे लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, आजकल केंद्रीय मंत्री है। और उनका पॉलिटिकल ट्रेजेक्टरी मैंने काफी लंबे समय से देखी है। बड़े जुझारू नेता है, बहुत मुलायम सिंह के उसमें सिक्योरिटी में रहते थे वो किसी समय में। और अगर राइट कॉलेज में हैंड कुछ मैन है ना, राइट हैंड मैन होते हाँ, थे मुलायम सिंह। किसी जमाने में सारे तो पैंतरे होते थे, पता होंगे, तो सारे पैंतरे आते पैतरे हैं। पता होते हैं। और एसपी सिंह चुनाव बड़ी मजबूती से और डट के लड़ने वाली चीज है। आप इनका फिरोजाबाद का भी एक चुनाव देखेंगे जो ये अक्षय यादव से हार गए थे, लेकिन चुनाव बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ते हैं। अब हुआ क्या है, एसपी सिंह के चुनाव में उतरने का फायदा जो है वो करहल में नहीं हुआ, वो करहल के आसपास में हुआ। देखिए बघेलों के पास ज्यादातर, मतलब अभी तक कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं था जिसको कि वो एक मतलब अपने कम्युनिटी लीडर अपना समझ पाए। तो काफी सारी कॉन्स्टिट्युएंसीज में वो वोट बैंक जो है छितर बितर जाता था। एसपी सिंह जब अखिलेश यादव को कन्फ्रंट कर रहे हैं, तो वो पद बन गया उनका, वो लेवल उनका बढ़ गया कि वो एक नेशनल लेवल के लीडर बन गए, और लोगों में एक मैसेज गया कि ये अपना आदमी है ना। और उनके ऊपर फिर हमला वमला हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो उसको फिर वो कम्युनिटी सेंस में आदमी इसको चीज को लेगा। तो वो असर आजू बाजू के क्षेत्र में बघेल, और सिर्फ बघेल वोटों पर ही नहीं पड़ेगा, वो बाकी के वहां पर जो लोध वोट हो गया या वहां पर जो शाक्य वोट हो गया, और भी जो भी दूसरी अदर नॉन यादव ओबीसीज हैं, उसके अंदर भी उसी तरीके का एक मैसेज जाएगा। तो उसका बेनिफिट वो है। और ये जो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह यादव को के अपने पिताजी के लिए तो अखिलेश जी के मन में कुछ है नहीं,
तो क्या उन्होंने, आपको लग रहा है कि ये जो अभी मुलायम सिंह यादव जी को लेके गए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वोट करवाया है, उससे भी फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क पड़ेगा। और देखिए, ऐसा हम क्यों माने कि उनके लिए कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं होता तो मुलायम सिंह उन्हीं को मतलब उत्तराधिकारी नहीं चुनते। अखिलेश की तरफ से वो रेसिप्रोकेट हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता नहीं है वही मैं मुझको। अखिलेश की तरफ से ही कह रही हूँ कि जिस तरीके से उनका एटीट्यूड रहा है फादर। हाँ, वो एटीट्यूड तो प्रॉब्लमैटिक रहा है, हम लोगों ने सबने देखा है उसको। पर वो उनके अपने पारिवारिक कुछ विषय होंगे, और वो जैसा भी उनका बर्ताव है। पर आप हाँ, लास्ट में अखिलेश को लाना पड़ा है मुलायम सिंह को वहां पे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। अदरवाइज इतनी सेफ सीट करेल, देखिए करीब करीब 3.5 लाख की पोलिंग में 1,40,000 वोटर अगर यादव है, तो अकेला यादव निकला है तो वो आप जीत जाओगे। तो और आपको आप नहीं, मैं कितने यादवों को मिली हूँ बनारस में जब मैं ट्रैवल कर रही थी अयोध्या की तरह से, तो सब यादव तो अखिलेश जी को वोट नहीं देते। वो लोग हमें बोल रहे थे जी हम भी यादव है, हम तो नहीं अखिलेश को वोट देते, हम तो बीजेपी के हैं। देखिए, ईमानदारी से एक बात माननी पड़ेगी पायल जी, ये जो क्षेत्र है ना मैनपुरी और इटावा का, अच्छा, ये ज्यादा वो। यहाँ यादव हिलने वाला नहीं है। तो हमको करिए जी, वो पूरब की बात हो गई है ना। यहाँ जो बेनिफिट्स मिले हैं ना, आप देखिए जातिवाद यूपी में रह क्या गया है। ये वो जातियां सिर्फ जाति से जकड़ कर बैठी हुई हैं जिनको डिस्पेंसेशन के फायदे मिले हैं, मतलब, और वो अनैतिक अनुचित फायदे मिले हैं, सही फायदे भी नहीं है, वो अनुचित फायदे मिले हैं। उसकी वजह से वहां पर, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे यादव कम्युनिटी हो, चाहे जाटो कम्युनिटी हो, जाट उस तरीके से नहीं गया मेरे हिसाब से, जो एक तरफ एकदम पूरा चला जाता वो नहीं है। तो ये 2-3 कम्युनिटीज जो है ये सिर्फ इसी वजह से अपने उनसे जुड़ी हुई है क्योंकि इनको मालूम है कि सत्ता का मतलब हमारी हनक है ना। तो और उसमें क्या हुआ है कि ये जो क्षेत्र है पर्टिकुलरली, अब वो वहां पर अपनी जनसभाओं में कह रहे हैं ना कि और हम इतने जॉब्स निकालेंगे यहाँ पर, ये भर्तियां करवाएंगे, वो सिर्फ उसी क्षेत्र के लिए मैसेज है। क्योंकि वहां ऐसा हुआ है सब, एक एक गांव में से कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसके अंदर के एक आध लड़का सिपाही ना हो। तो वो सारे बेनिफिट्स जो यादवों को मिले हैं वो उसी क्षेत्र के यादवों को मिले हैं, वो उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। हाँ, ये जो आपका आजमगढ़ का या गाजीपुर का या जो पूर्वांचल का यादव है, उसको बेचारे को उतने बेनिफिट्स नहीं मिले। और दूसरा, उनकी एक हिस्ट्री भी नहीं है उस तरीके की। आप समझेंगे ना, जनसंघ के समय से जब वो गौ हत्या के विरोध में एक मूवमेंट चला था, तो उसमें उस क्षेत्र के यादवों का पूरा समर्थन था। तो उस क्षेत्र में जनसंघ को ग्रामीण क्षेत्रों में यादवों का समर्थन बहुत पहले से मिलता रहा है। विकास जी, आपने डिम्पल यादव जी का आज भाषण सुना है? उसमें उन्होंने ये बोला है कि वो कौन सा रंग है जो हमेशा जंग करता है, और मतलब जंग के साथ फिर वो किसी से बात करती हैं, फिर वो बोलती है हाँ कौन सा रंग, कौन सा रंग, लोगों से पूछती हैं, फिर वो कहती है वही जो हमारे आजकल के जो सीएम जी पहनते हैं जो कपड़े, वो रंग। जी हाँ, वो रंग। भगवा रंग नहीं बोला, पर सीएम के कपड़ों के रंग के ऊपर अटैक किया। फिर ये लोग कहते हैं ईवीएम में खराबी है, तो इसका तो इफेक्ट, ये क्या, व्हाट आर दे ट्राइंग टू पोलराइज द इलेक्शंस? तो इसका मतलब ये तो आइदर इट इज अ सुसाइडल काइंड ऑफ स्टेटमेंट, या ये हिंदू मीजिया, हिंदू फोबिया जो है वो इनके दिमागों में बुरी तरह से घुसा हुआ है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिकल टर्म्स में अगर देखा जाए तो आज पूरा मुसलमान इनके पास वोट दे ही रहा है। इनको जरूरत नहीं है इस तरीके का स्टेटमेंट इसलिए देने की, इसका कोई पॉलिटिकल इंप्लीकेशन अगर समझे कि कोई दूसरा क्लेमेंट हो मुस्लिम वोट के लिए, या तो इनको ये दिख रहा है कि बसपा जो है इनके कहीं पर किसी किसी सीट्स पर जो है मुस्लिम वोट्स को काट रही है ना। ये वो तो इसका पॉलिटिकल, पर वो मुझे लग नहीं रहा कि कोई बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति है। इसका तो एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि इनके मनों में वास्तव में हिंदुओं के प्रति, भगवे के प्रति घृणा भरी हुई है, और इसका कोई आप दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते। और इतनी ओपनली बोलना, प्लेटफॉर्म पे बोलना, और इनको पता है आजकल सोशल मीडिया कितना पावरफुल एक मीडियम है, और ये इतनी जल्दी वायरल हो गया। तो जब आप, ये लोग ये नहीं समझते कि जब ये भगवा रंग को अटैक करते हैं तो कहीं ना कहीं हिंदूज भी आहत उनको पहुंचती है, हिंदूज को। तो वो हो ही रहा है ना ये। अब इन लोगों के साथ समस्या क्या है कि ये फंस गए अपनी राजनीति में। जो जिस तरीके की राजनीति इन्होंने खेलना सीखा है उससे अब ये बाहर भी नहीं निकल सकते। ये मुस्लिम वोट बैंक को छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो इनके साथ है, और मुस्लिम वोट बैंक को शायद इस तरीके की बातें अच्छी लगती हैं तभी वो इस तरीके की भाषा बोलते हैं।
और इनको ये देखते हुए भी कि इस तरीके की बातों से पोलराइजेशन होगा और भाजपा फायदे में ले जाएगी, इनकी एक मजबूरी बन गई है। दे आर कैप्टिव्स ऑफ देयर पॉलिटिक्स एक्चुअली। जो क्योंकि और फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं होता जब ये बोलते हैं कि कृष्ण जी के मंदिर जाते वही हैं या बात ना, फिर ये, अब कोई, हाँ तो फिर वो हाँ, ये लोग इसका कोई इंक्रीमेंटल वोट मिल रहा हो। हाँ, हालांकि वोट के लिए खुद ही भी, कॉन्ट्रडिक्ट करते रहते हैं अपने आप को। हाँ नहीं, एक वोट के लिए भी इस तरीके की घटिया भाषा, मतलब ये कहीं इसको एक्सेप्टेंस नहीं होना चाहिए। बट चुनाव के दरमियान में हल्का पतला कुछ कभी कुछ आदमी बोलता है, लेकिन ये तो समझ से बिल्कुल परे है। इसका सिर्फ एक ही अर्थ निकाला जा सकता है कि इनके मन में ये इस प्रकार का दुराग्रह जो भरा हुआ है। एंड दे नॉट रियलाइजिंग कि जो और 3 फेज बचे हैं अभी, उसमें इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, या इनको पता होता है तो, पर आई थिंक दे यूर राइट कि इनके मन में अंदर इतना फोबिया है भगवा का और इतनी घृणा है इनके मन में कि ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं और इनके दिल की बात बाहर निकल आती है। हाँ, मेरे को तो वही लगता है। हो सकता है कि इनको दिख गया, समझ में आ गया कि ये चुनाव तो हम हार गए, और हार किस वजह से गए, हिंदू कंसोलिडेशन की वजह से हार गए, तो वो एक भड़ास निकल रही है। तो ये सारी सत्ता जो परिवर्तन आया है वो तो हिंदुत्व की वजह से ही आ रहा है ना, वो हिंदुओं के एक होने की वजह से ही आ रहा है ना। तो इनके मन में कहीं ना कहीं वो कुंठा, वो जहर भरा रहता है कि ये कहां से आ गए भगवाधारी, कहां से लोग पागल हो गए भगवा के पीछे। जो हम लोगों की सत्ता चली गई, इससे पहले कितना अच्छा था, दो जातों को और कुछ कुछ जुमलों को बोल बोल के हम लोग सत्ता साध लेते थे, वो सब चला जा रहा है, तो वो भड़ास हो सकती है। हाँ विकास जी, ये उत्तराखंड के बारे में बताइए थोड़ा। उत्तराखंड देखिए, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल टू टेक, पायल जी। 2 महीने 3 महीने पहले तक ये चुनाव ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस से आसानी से जीत जाएगी, लेकिन लास्ट में आकर ये चुनाव अड़ गया है और ये किसी भी तरफ अब जा सकता है। और किसी भी पोलस्टर के लिए मैं कहता हूं कि उत्तराखंड पर एक कॉल लेना बहुत ही मुश्किल बात होगी। उसमें आप देखिए, इस स्टेट का इतिहास ऐसा रहा है कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, और वही स्थिति शायद अब भी बनती, परंतु मोदी जी की वजह से ये पूरा का पूरा चुनाव जो है भाजपा लड़ पा रही है। जो वोट बीजेपी को मिल रहा है वो पूरा का पूरा मोदी जी की वजह से मिल रहा है, क्योंकि पुराना जो कोई ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे लोगों में एक नाखुशी है कि बार बार मुख्यमंत्री यहां पर बदले गए। धामी जी को की छवि पॉजिटिव है, एक हार्ड वर्किंग सीएम की तरह से उनका मैसेज गया है, लेकिन उन्हें समय बहुत कम मिला है। तो ये इस बात को वोटर भी समझ रहा है, पर उससे कोई पॉजिटिव मतलब न्यूट्रल है, वोटर जो है न्यूट्रल है धामी जी को लेके। वोट जितना भी पड़ रहा है वो सारा आप यकीन मानिए कि मोदी जी की वजह से वहां पर पड़ रहा है। अब पर जो इन्होंने एंड में एक कुछ बोला था ना कि मुस्लिम इस्लामिक यूनिवर्सिटी खोल देंगे या कुछ, उसको भी बीजेपी ने खूब पकाया है और खूब सेका है, तो उसका भी इफेक्ट होएगा कहीं? तो ये एक टॉकिंग पॉइंट था, और इसके अलावा एक और टॉकिंग पॉइंट जो उत्तराखंड में, चाहे वो कांग्रेस का वोटर हो चाहे भाजपा का वोटर हो, वो दोनों के बीच जो है वो क्या बोलते हैं, माइग्रेशन जो उत्तर प्रदेश से या दूसरे स्टेट से उत्तराखंड की तरफ हो रहा है वो भी है। तो उसको भी आप इससे जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि सहारनपुर और मुजफ्फरनगर और रामपुर और मुरादाबाद, इस वाली बेल्ट से जो आ रहा है वो कौन सा तबका आ रहा है वहां पर बसने के लिए, तो उसको भी आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। एक चीज और है पायल जी, उत्तराखंड के चुनाव के बारे में आप समझिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत छोटी होती है, ये एक बड़ा पर्सनैलिटी ओरिएंटेड टाइप का इलेक्शन होता है वहां पर जो है। तो इसमें जो लोकल कैंडिडेट होता है वो बहुत मैटर करता है। ये इस चुनाव में क्या हो रहा है वहां पे कि बीजेपी के बहुत सारे रेबल्स हैं, कांग्रेस के भी रेबल्स हैं, पर ईमानदारी की बात अगर करी जाए तो कांग्रेस अपने काफी सारे रेबल्स को मनाने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी के काफी सारे रेबल्स मैदान में खड़े हो गए, और एक दो मुझे उसमें से ऑनेस्टली बोलूं तो जीतते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से जैसे आप देखेंगे ना, रुद्रपुर की सीट पर राजकुमार ठुकराल, इनकी बहुत अच्छी इमेज है और हिंदूवादी नेता के रूप में इनको जाना जाता है। हर आदमी पूछ रहा है कि इनका टिकट क्यों कटा, और मुझे लग रहा है कि शायद ठुकराल जो ये चुनाव जीत भी जाए। ऐसे ही धनौल्टी में महावीर रंगड़ है, उनके भी उन्होंने भी एक वहां पर चुनौती खड़ी कर दी है एग्जिस्टिंग कैंडिडेट के लिए, और हो सकता है वो भी अपना चुनाव ना निकाल के ले जाए, ऐसी स्थिति है। अच्छा, ये स्थिति कांग्रेस के लिए भी बन रही है। जैसे लालकुआं की सीट जहां पर हरीश रावत खड़े हुए हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो वहां संध्या डालाकोटी को पहले कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट कर दिया था, और फिर एक महिला को कैंडिडेट हटाना
और वो एक गलत मैसेज वहां पर गया है, तो वो वहां पर उनको भी, हरीश रावत को भी इस बात की एक चुनौती है। और संध्या डलाकोटी खड़ी हो गई है वहां पर मैदान में। एक भाजपा के भी रेबल कैंडिडेट वहां पर, जो वहां के टाउन, तो ये लोग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरह खड़े हुए हैं। ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तरह खड़े हो रहे हैं। और ये अनुमान है वहां पर कि 10-12 सीटों पे बीजेपी के रेबल कैंडिडेट्स, बहुत मजबूत कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, और 5-6 रेबल कैंडिडेट्स कांग्रेस के भी खड़े हुए हैं। तो अब जैसे महावीर अंगड़ हो गए या ठुकराल साहब हो गए, ये लोग तो अगर हंग असेंबली या वैसी कोई स्थिति बनती है तो ये भाजपा में और जाएंगे। लेकिन दिखाता है कि शायद टिकट वहां पर बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसी स्थिति भी बन सके, मतलब हो सकता है एक ऐसी भी स्थिति उत्तराखंड में बन जाए कि वोटों की गिनती होने के बाद भी आपके सामने एक सस्पेंस बना रहे। ओके, समझ गई। हाँ, थैंक यू सो मच विकास जी, समय निकालने के लिए। नमस्कार। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। नमस्कार।